नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से कक्षा 8 के लिए पाठ 3, जिसका नाम है बस की यात्रा। देखिए, ये बस जो आपको सामने दिखाई दे रही है, अब इस पाठ में हम इस बस के बारे में और इसकी यात्रा के बारे में वर्णन करेंगे। ये जो पाठ है ये एक व्यंग्यात्मक वृत्तांत है। व्यंग्यात्मक होता है जब हम किसी पर ताना मारते हैं, एक व्यंग करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं व्यंग्यात्मक। तो इसके कवि हैं हरिशंकर परसाई जी। इस पाठ में हरिशंकर जी ने क्या कहा है कि जो ये बस है, देखिए देखने से इस बस के बारे में आपको दिख रहा है कि कितनी टूटी फूटी पुरानी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तो ये अपने आप चलती भी नहीं होगी, इसको धक्के लगाने पड़ते होंगे। ठीक है, तो कवि ने इस पाठ में इस बस और इसके अंदर बैठ के जब लेखक मतलब यात्रा करता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, चलिए, बस की यात्रा पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी एक व्यंग्यात्मक यात्रा वृत्तांत है। मतलब बस के अंदर बैठकर जब लेखक हरिशंकर जी यात्रा कर रहे थे तो वो बार बार कैसे उस बस पर ताना मार रहे थे उसके बारे में ये पाठ लिखा गया। लेखक ने उन प्राइवेट बस कंपनियों पर व्यंग्य किया है जो ज्यादा मुनाफे के लिए सवारी की जानमाल के साथ खिलवाड़ करते हैं। मतलब वो सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में, जो प्राइवेट कंपनी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचते हैं। वो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि उनकी बस की हालत कैसी है या जो भी वो वाहन चला रहे हैं वो किस हालत में है, यात्रियों को सुरक्षित वो पहुंचा सकता है या नहीं, इस बारे में बताया गया है। वे अपनी बस यात्रा का अनुभव और परेशानियों को इस रचना के माध्यम से लेखक ने दर्शाया है कि कैसे उन्होंने बस की यात्रा की, किन किन परेशानियों का उन्होंने सामना किया। और इस यात्रा वर्णन पाठ में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार वाहनों के मालिक धन के लालच में पुराने घिसे हुए और जर्जर अवस्था के वाहन सड़कों पर चलाते रहते हैं। उन्हें ये भी चिंता नहीं होती है कि कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई दुर्घटना घट सकती है। ठीक है, लेखक और उनके मित्र कंपनी के काम से सतना गए हुए थे। ठीक है, वो 5 मित्र थे, लेकिन लेखक और उनके एक मित्र को अगले ही दिन वापस जाना था, उन्हें कोई जरूरी काम था, इसलिए उन दोनों ने ये निर्णय किया कि वो इस शाम वाली बस से ही जाएंगे। तो वापसी पर उन्होंने पन्ना के लिए जो बस पकड़ी वह बस काफी पुरानी और जर्जर अवस्था में थी। ठीक है, जर्जर क्या होता है, जब हम किसी इंसान में बुढ़ापा आ जाता है, ठीक है, तो वो बहुत बुरी हालत हो जाती है। बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना जो ठीक से चल नहीं पाते, तो उसी तरह ये बस भी जो थी वो जर्जर अवस्था में थी, ठीक से चल नहीं पा रही थी, देखने में भी बहुत टूटी फूटी लग रही थी। तो वो पन्ना जाने के लिए उन्होंने इस बस का इस्तेमाल किया। अब लेखक और उनके 4 मित्रों को जबलपुर वाली ट्रेन पकड़नी थी। ठीक है, उन्होंने बस से पन्ना से सतना जाने का कार्यक्रम बनाया। अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने उन्हें समझाया। लोग उस बस में यात्रा करने वाले लोग मतलब हिचक रहे थे लोग। तो लेखक ने भी जब बस को देखा तो वे स्वयं से पूछ बैठे, अपने आप से ही वो पूछ रहे थे कि क्या ये बस चलती भी है। तो बस कंपनी का एक हिस्सेदार उन्हें विश्वास दिलाने लगा कि डरने की कोई बात नहीं है, यह जो बस है वो बहुत अनुभवी है, पुरानी है। हम जैसे बोलते हैं ना कि घर में जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या हमारे घर में जो हमारे माता पिता बड़े जो भी हमसे होते हैं वो अनुभवी होते हैं, और उनका अनुभव जो हमारे लिए बहुत काम भी आता है। तो इस तरह से वो बस का हिस्सेदार भी उन लोगों को विश्वास दिलाने लगा कि ये बस अनुभवी है। तो लेखक को जो लोग विदा करने आए थे वे लोग उनकी तरफ इस तरह से देख रहे थे कि जैसे मानो उन्हें अंतिम विदा दे रहे हैं। अंतिम विदा मानो जैसे इस बस में बैठते ही वो लेखक वापस दोबारा फिर कभी नहीं आएंगे। ठीक है, बस जब चली तो ऐसे आवाज कर रही थी जैसे इंजन यात्रियों की सीट के नीचे ही लगा हो। मतलब जब बस चली तो इतनी तेज आवाज कर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कि सीट के नीचे ही बिल्कुल इंजन लगा रखा हो। बस का प्रत्येक हिस्सा अलग अलग हिल रहा था। लेखक लिखते हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वे सीट पर बैठे हैं या सीट उन पर बैठी है। मतलब इतनी हिल रही थी बस कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अभी नीचे हो जाएंगे और बस उनके ऊपर आ जाएगी।
एकाएक बस रुक गई तो पता चला कि पेट्रोल की टंकी में ही छेद हो गया है। काफी देर बाद बस फिर चली, परंतु लेखक को अब उस पर भरोसा नहीं रहा। जब बस रुक जाती है, पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाता है, तो ड्राइवर क्या करता है, बाल्टी से पेट्रोल इकट्ठा करके बाल्टी में और पाइप से उस बस के अंदर डालने लगता है। तो ये सब देखकर लेखक को अब लगने लगता है कि अब उसे इस बस पर भरोसा नहीं है। सड़क के दोनों तरफ लगे हरे भरे पेड़ लेखक को दुश्मन नजर आ रहे थे। पेड़ भी कभी किसी को दुश्मन नजर आते, क्यों? लेकिन लेखक को वो क्यों दुश्मन नजर आ रहे थे? क्योंकि वो बस इस हालत में थी, उसे बार बार ऐसे लग रहा था कि जैसे ही बस थोड़ी सी आगे चल रही थी, ऐसे लगता था न जाने वो कौन से पेड़ से टकरा जाएगी और दुर्घटना हो जाएगी। तो इसलिए जो है लेखक को वो हरे भरे पेड़ दुश्मन नजर आ रहे थे, क्योंकि बस के कभी भी उन पेड़ों से टकरा जाने की आशंका उन्हें सता रही थी। झील दिखाई देती तो सबको डर लगता कि कहीं बस जो है इस झील में ना गिर जाए। एकाएक बस फिर रुक गई। ड्राइवर उसे चलाने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाने लगा, लेकिन वह नहीं चली। मानो उसने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का यहाँ आशय क्या स्पष्ट किया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब कोई भी बात जो है वो नहीं माननी। अवज्ञा, आज्ञा होता है, देखो आज्ञा किसी का कहना मानना, और अवज्ञा हो गया किसी का कहना नहीं मानना, ठीक है। तो एक बुढ़िया की भांति थक कर जो है वो बस बैठ गई। अब मतलब लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बुढ़ापे में कोई बुढ़िया जो है, बूढ़ी स्त्री जो है वो थक कर अब बैठ गई है, ठीक है, अब उससे आगे और नहीं चला जाएगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधार कार्य किए तो बस आगे चली, लेकिन उसकी चाल और भी धीमी हो गई। अब वो बहुत धीरे चलने लगी। चांदनी रात में रास्ता टटोलती व रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई भी गाड़ी आती तो वह किनारे लगकर उसे रास्ता देने लग जाती। मतलब इतनी धीरे चल रही थी कि सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है या पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो बिल्कुल वो एक तरफ हो जाती और दूसरी गाड़ी को निकलने देती, क्योंकि वह तो उनकी गति से नहीं चल सकती थी। आगे चलकर अब क्या हुआ, बस एक पुलिया पर पहुंची ही थी कि अब टायर फट गया। इतनी सारी बार बार मुसीबतें आ रही थी। बस नाले में गिरते गिरते बची। तो लेखक व्यंग करते हैं कि कंपनी के हिस्सेदार में उत्सर्ग की दुर्लभ भावना है कि टायरों की हालत जानते हुए भी वो जान हथेली पर लेकर उस बस में सफर कर रहे हैं। मतलब लेखक क्या कह रहे हैं कि देखो, ड्राइवर को पता था, उस हिस्सेदार व्यक्ति को पता था, कंपनी के हिस्सेदार को, कि बस की इतनी बुरी हालत है, फिर भी उसे डर नहीं लगता है कि इतनी बुरी हालत की बस में वो सफर कर रहे हैं। उस महान व्यक्ति ने यात्रियों सहित अपनी जान खतरे में डालकर टायरों पर होने वाला व्यंग बचा लिया। दूसरा घिसा टायर फिर से बस से निकाला और लगाकर फिर बस चल पड़ी। लेकिन लेखक ने अब पन्ना तो क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब लेखक ने ये बात क्यों कही है? अब लेखक को इतनी सारी जो बार बार परेशानियां आ रही थी, अब लेखक को लग रहा था कि अब वो पन्ना तो क्या, शायद ही कभी कहीं पहुंच पाए, क्योंकि इतनी धीमी गति से वो चल रही थी बस और बार बार खराब हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि पूरी जिंदगी उन्हें जैसे इस बस में ही बितानी है, और अब वे घर की तरह आराम से बैठ गए। पहले तो क्या था, बार बार वो डर रहे थे, पेड़ों से डर रहे थे या किसी भी चीज़ से, जैसे बस खराब होती थी या पुल से डर रहे थे। अब क्या हुआ, वो आराम से घर से समझकर बैठ गए कि देखे जा, अब तो मतलब भाई देखेंगे, अब जो भी होगा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब वो आराम से बैठ गए और चिंता छोड़कर हंसी मजाक में शामिल हो गए। मतलब बस में वो अपने दोस्त के साथ हंसी टिटोली करने लगे। क्यों? क्योंकि अब उसने बस की चिंता करनी या अपने पहुंचने की चिंता करनी छोड़ दी। देखिए, अब इसके हम कुछ शब्दार्थ करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले है निमित्त। निमित्त क्या होता है? कारण या साधन। किसी भी काम के लिए कोई ना कोई निमित्त मात्र होता है, कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। गोता, डुबकी लगाना। इत्तेफाक, संयोग। बियाबान, सुनसान या उजाड़ खंड, जहाँ पर बिल्कुल कुछ भी आवाज ना सुनाई दे रही, कुछ भी दिखाई ना दे रहा। अंत्येष्टि, दहाकर, मतलब बिल्कुल जो अपनी मृत अवस्था में पहुंच चुका होता है। प्राण, प्रस्थान। डाकिन, डराने वाली। वयोवृद्ध, बूढ़ी या
पुराने, क्षीण, कमजोर, जो बहुत ही कमजोर हो चुके होते हैं, उनकी हालत बहुत ही नाजुक होती है। गलानी, खेल। चलिए अब इसके हम करते हैं प्रश्न उत्तर। सबसे पहला है प्रश्न, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से लेखक के मन में देखा, तो लेखक के मन में हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव क्यों जगी? लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए इसलिए श्रद्धा जगी क्योंकि कंपनी का हिस्सेदार थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से मुनाफे के लिए अपने यात्रियों की जान की परवाह नहीं कर रहा था और वे घिसे हुए टायर लगाकर उस बस को चलाता रहा और साथ ही साथ यात्रियों के साथ ही साथ वह अपनी भी जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहा था। इसलिए लेखक को उसके लिए, उसके मन में, लेखक के मन में उसके लिए श्रद्धा भाव जगी। दूसरा प्रश्न, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? क्यों? क्योंकि जो बस जहाँ से चलती थी वहाँ के लोगों को उस बस की हालत का पता था। वो सब जानते थे कि ये बस कैसी है और कैसे ये किसी का सफर पूरा करवा सकती है। तो लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे बस की दयनीय दशा से भली भांति परिचित थे। ठीक है, उन्हें यह भी पता था कि बस कहीं पर भी खराब हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि वो कहीं पर भी खराब हो सकती है, यह जीर्ण शीर्ण है, बहुत कमजोर हो गई है, टूटी फूटी है, इसके खराब होने पर इसकी ठीक होने की संभावना जो है वो भी बहुत कम है कि ये दोबारा ठीक भी हो जाएगी। तो यात्रा के बीच कहाँ रुककर सारी रात बितानी पड़ जाए, यही सब बातें सोचकर ही लोग उस बस से सफर न करने की सलाह दे रहे थे। अगला प्रश्न है, ऐसा जैसे सारे बस इंजन और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था? लेखक को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि स्टार्ट होने पर बस के इंजन में कंपन होनी चाहिए, पर यह तो बुरी तरह खड़खड़। देखिए, जब हम बस में बैठते हैं, जब वो चलती है तो क्या होता है, हल्की सी कंपन होती है कि हाँ भाई बस चली है। लेकिन जब ये बस स्टार्ट हुई तो इससे क्या, ये तो बुरी तरह से ऐसे खड़खड़ खड़खड़ बहुत तेज हिलने लगी थी। ठीक है, और खिड़कियों के कांच पूरे शोर के साथ, उस आवाज से खिड़कियों के कांच भी हिल रहे थे। लेखक की सीट भी इस कंपन से कांप रही थी और इससे और लेखक जो है और उसके साथी भी हिलने लगे थे। ठीक है, तो इसलिए लेखक को लग रहा था कि जैसे ये बस नहीं बल्कि हम किसी इंजन में बैठे हैं और इंजन की कंपन से पूरी बस हिल रही थी। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरान, जब हिस्सेदार, कंपनी के हिस्सेदार ने कहा कि ये बस अपने आप चलती है, तो लेखक को इतनी हैरानी क्यों हुई ये सुनकर? इसलिए हैरानी हुई लेखक को क्योंकि वह सोच रहा था कि ऐसी खराब बस चलने के योग्य तो है ही नहीं। इसकी जर्जर अवस्था देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये बस बिना धक्के के चलती भी होगी। कंपनी का भागीदारी से अपने आप चलाने की बात कर रहा था, तो इसलिए लेखक को ये लग रहा था कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी अवस्था में जो ये बस है ये अपने आप चलती भी होगी। ठीक है, अब है इसका आखिरी प्रश्न, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? मैं यहाँ पर किसके लिए आया है? लेखक के लिए। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस के एक एक पुर्जे खराब हो रहे थे, बस बार बार रुक रही थी और बस से उसका विश्वास अब उठ चुका था। बार बार, जैसे पहले पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, फिर बस का टायर घिस गया था, वो निकल गया था, बस का टायर भी खराब हो गया था, तो बार बार जो बस खराब हो रही थी तो अब उसका विश्वास उठ चुका था। उसे लग रहा था कि बस का ब्रेक भी फेल हो सकता है, स्टीयरिंग भी टूट सकती है और बस जो है वो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे से पेड़ों से टकरा भी सकती है। मतलब अगर ब्रेक फेल हो गया तो बस जो है वो अनियंत्रित हो जाएगी, मतलब नियंत्रण में नहीं रहेगी और जो दोनों तरफ सड़क के पेड़ हैं बस उनसे टकरा जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो है लेखक उन पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। तो यहाँ पर ही आपका पाठ पूरा खत्म होता है। हमने इसके शब्द, प्रश्न उत्तर और पाठ का पूरा सारांश देख लिया है।
उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, इससे अगला पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। तरह खड़खड़, देखिए जब हम बस में बैठते हैं, जब वो चलती है तो क्या होता है, हल्की सी कंपन होती है कि हाँ भाई बस चली है। लेकिन जब ये बस स्टार्ट हुई तो इससे क्या, ये तो बुरी तरह से ऐसे खड़खड़ खड़खड़ बहुत तेज़ हिलने लगी थी। ठीक है, और खिड़कियों के कांच पूरे शोर के साथ, उस आवाज़ से खिड़कियों के कांच भी हिल रहे थे। लेखक की सीट भी इस कंपन से काँप रही थी और इससे और लेखक जो है और उसके साथी भी हिलने लगे थे। ठीक है, तो इसलिए लेखक को लग रहा था कि जैसे ये बस नहीं बल्कि हम किसी इंजन में बैठे हैं और इंजन की कंपन से पूरी बस हिल रही थी। अगला प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी, जब हिस्सेदार, कंपनी के हिस्सेदार ने कहा कि ये बस अपने आप चलती है तो लेखक को इतनी हैरानी क्यों हुई ये सुनकर? इसलिए हैरानी हुई लेखक को क्योंकि वह सोच रहा था कि ऐसी खराब बस चलने के योग्य तो है ही नहीं। इसकी जर्जर अवस्था देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये बस बिना धक्के के चलती भी होगी। कंपनी का भागीदारी से अपने आप चलाने की बात कर रहा था तो इसलिए लेखक को ये लग रहा था कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी अवस्था में जो ये बस है ये अपने आप चलती भी होगी। ठीक है, अब है इसका आखिरी प्रश्न, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? मैं यहाँ पर किसके लिए आया है? लेखक के लिए। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस के एक एक पुर्जे खराब हो रहे थे, बस बार बार रुक रही थी और बस से उसका विश्वास अब उठ चुका था। बार बार, जैसे पहले पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया, फिर बस का टायर घिस गया था, वो निकल गया था, बस का टायर भी खराब हो गया था। तो बार बार जो बस खराब हो रही थी तो अब उसका विश्वास उठ चुका था। उसे लग रहा था कि बस का ब्रेक भी फेल हो सकता है, स्टीयरिंग भी टूट सकती है और बस जो है वो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे से पेड़ों से टकरा भी सकती है। मतलब अगर ब्रेक फेल हो गया तो बस जो है वो अनियंत्रित हो जाएगी, मतलब नियंत्रण में नहीं रहेगी और जो दोनों तरफ सड़क के पेड़ हैं बस उनसे टकरा जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो है लेखक उन पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। तो यहाँ पर ही आपका पाठ पूरा खत्म होता है। हमने इसके शब्द, प्रश्न उत्तर और पाठ का पूरा सारांश देख लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। ठीक है, इससे अगला पाठ हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।